बाल विकास में पहला पॉइंट आता है कि विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है। पहली बात हम बोले कि विकास क्या होता है, बहुआयामी। लेकिन सामान्य रूप से बाल विकास का जो थियरी है, बाल विकास के बारे में कहा जाता है कि बाल विकास एक प्रक्रिया है जिसमें बौद्धिक और जैविक परिवर्तनों को बाल विकास कहा जाता है, जैविक और बौद्धिक परिवर्तनों को। और ये जब धीरे धीरे बच्चों में आत्मनिर्भरता और स्वायत्तता लाता है, यही है बाल विकास। कि जब बच्चा धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो जाता है, सोचने समझने लगता है, और उसमें जो जैविक और बौद्धिक परिवर्तन होता है, इसको बोलते हैं बाल विकास। तो हम बताएं कि बाल विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है। बहुआयामी का मतलब क्या है कि विकास के एक आयाम नहीं होंगे। संवेगात्मक होगा, यानी हंसने, बोलने, रोने का तरीका सीखेगा, उसको कंट्रोल करना आएगा। हर एज में अलग अलग, छोटा बच्चा ज़्यादा रोता है, बड़ा धीरे धीरे अपने संवेग को कंट्रोल कर लेता है। बौद्धिक परिवर्तन आएगा। बौद्धिक परिवर्तन से मतलब है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास है कि जब आपके बौद्धिक में, जब आप एक स्कीमा बनाते हो, समाज की सीखी हुई धारणाओं को अपने जीवन में जोड़ते हो, तो आपके संज्ञान में वृद्धि होता है। संज्ञान का मतलब है कि जो चीज़ पहले आप गलत कर रहे थे, उस चीज़ को आज आप परफेक्ट कर रहे हो, तो यानी आप में क्या है, संज्ञानात्मक विकास हुआ ना। तो ये विकास, संज्ञानात्मक विकास हो गया, बौद्धिक विकास हो गया, शारीरिक विकास हो गया। एक बच्चा छोटे में 2 केजी उठाता था, अब 10 केजी उठाता है, शारीरिक विकास हो गया। इसीलिए ये सारे विकास अलग अलग तरीके से होता है, इसलिए विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है। अब यहाँ पे विकास में 2 बात बोली जाती है। व्यक्ति का एक आंतरिक विकास होता है, एक बाह्य विकास होता है। विकास तो बहुत हो गया, बहुआयामी विकास 2 तरीके का, आंतरिक विकास, बाह्य विकास। यहाँ पे 2 थियरी और काम करती है कि आंतरिक विकास को देखा नहीं जा सकता, बाह्य विकास देखा जा सकता है। बाह्य विकास है मेरा हाइट जो आप लोगों को दिख रहा है, मेरा वेट जो आप लोगों को दिख रहा है, लेकिन मेरे पास संज्ञान कितना है वो दिख रहा है क्या? मेरे पास संवेग कितना है दिख रहा है क्या? हम आदमी मुडियल हैं कि मिलनसार हैं, पता चलेगा कब? जब हम व्यवहार करेंगे तब। यानी आंतरिक गुण किसी भी बालक का या आंतरिक विकास व्यक्ति के व्यवहार से प्रदर्शित होता है, उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। यहाँ पे क्या सीखे कि बाह्य का अंदाजा लगाया जा सकता है, आंतरिक का अंदाजा जब तक वो व्यवहार प्रदर्शित नहीं करेगा तब तक आंतरिक का अंदाजा नहीं लगेगा। यानी कि वो कितना ज्ञान से भरा हुआ है, मुंह नहीं खोलेगा तो पता चलेगा, जाहिल है कि पढ़ा लिखा। तो विकास बहुआयामी होता है। पहले बहुआयामी का मतलब क्या? ऑल राउंड डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ों का विकास एक साथ होता है। अगर शरीर की हाइट बढ़ रही है तो वजन भी बढ़ रहा है, व्यवहार यानी बोलने का तरीका बदल रहा है, समाज से मिलने का तरीका बदल रहा है। इसीलिए कहते हैं कि विकास जैविक और बौद्धिक परिवर्तनों को कहा जाता है। बुक में लिखता है कि विकास की अवधारणाएं लिखता है कि जन्म से लेकर किशोरावस्था तक चलती है, उसके अंत तक। लेकिन विकास व्यक्ति का जीवन भर चलता है। एक बूढ़ा व्यक्ति भी अपने आंतरिक गुणों में परिवर्तन करता है, बाह्य गुणों में भले परिवर्तन उतना ना हो। जैसे बूढ़ा आदमी जो हो जाता है, उसका क्या होता है कि वहाँ से उसकी बुद्धि धीरे धीरे कम होने लगती है, वेट कम होने लगता है। लेकिन व्यक्ति बुढ़ापे में भी सीखता है। कभी लोग बच्चे से सीख जाता है, तो कभी हम बड़ों से सीख जाते हैं। तो यानी सीखना भी, अधिगम भी विकास को प्रभावित करता है। अधिगम विकास को प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? तो यहाँ पे हम बताएं कि विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है। सारे क्षेत्रों में विकास होता है, शारीरिक, बौद्धिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, ये सारी चीज़ें विकास का एक क्रम है, विकास की एक प्रक्रिया है। ये जुड़ता चला जाता है। शुरुआती दिनों में ये कम होता है, आगे के दिनों में इसमें क्या होता है, तेजी होती है, बढ़ती जाती है। बच्चा में ये सारी चेंजिंग, विकास की ये सारी चेंजिंग उसके जो आंतरिक होती है, उसके व्यक्तिगत से, उसकी विशेषता, उसके व्यवहार से दिखती है। बाह्य अंदाजा हम लगा लेते हैं। बाह्य में क्या हो गया? अब बाह्य 2 तरीके का होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक। तो बाहर में क्या होती है कि जो हमारा वेट है, जो हमारा साइज है, जो हमारा हाइट है, वो मात्रात्मक वृद्धि है।
विकास है। दूसरा, विकास और वृद्धि में फिर अंतर हो जाता है। विकास देखें, विकास तो जीवन भर चल रहा है, बुढ़ापे में भी कुछ ना कुछ विकास हुआ, लेकिन वृद्धि यहाँ पे चेंज हो जाती है कि किसी व्यक्ति की वृद्धि एक अवस्था तक जाके रुक जाएगी और ये वृद्धि किसी अवस्था में ज़्यादा होती है, किसी अवस्था में कम होती है। सामान्य रूप से ये देखा जाता है व्यक्ति की वृद्धि शैशवावस्था और किशोरावस्था में तेज गति से होती है। दूसरा, ये जो विकास है ये दो चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला चीज है आनुवांशिकी और दूसरा है पर्यावरण। तो हम लोग बात किए कि विकास क्या होता है, बहुआयामी, जिसमें विकास क्या करता है कि व्यक्ति के सभी क्षेत्र को प्रभावित करता है। विकास में टीचर पढ़ाते हैं कि विकास में कोई बच्चा क्या करता है, मंद गति से सीखता है, कोई बालक सृजनात्मक होता है। तो यहाँ पे बात है कि व्यक्तिगत विशेषता, कोई बच्चा क्या करता है कि व्यक्तिगत रूप से अपने आप को तेज गति से जोड़ देता है, सीखने की प्रक्रिया उसकी तेज हो जाती है, व्यक्तिगत विशेषताएं। कुछ क्या करता है कि सामाजिक विशेषता है कि कोई श्रेष्ठ परिवार का बालक है, उसका लालन पालन अच्छे से हुआ, उसकी विकास तेज हो जाती है। तो विकास की प्रक्रिया, ये जो बालक का जो विकास है अनेक चीजों पर निर्भर करता है। अब डिपेंड करता है कि सवाल किस तरीके से फ्रेम हुआ है, क्योंकि पढ़ाना और सवाल बना लेने में दोनों में अंतर है ना। हम आपको बताएं कि विकास बहुआयामी है। विकास का मतलब है बहुत तरीके का विकास होता है बालक में, जब बालक धीरे धीरे बड़ा होता है। दूसरी चीजें हैं कि ये विकास हमेशा होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि एक समान होगी। जरूरी है क्या एक समान? कोई गरीब है, आज अमीर हो गया, लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो गया, आज उसका विकास तेज हो जाएगा। तो विकास क्या होता है ये वैरी करता है, कभी क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा। और ये गरीबी के कारण भी हो सकता है, बीमारी के कारण भी हो सकता है, परिवार में कलेश के कारण भी हो सकता है। अब दूसरा है कि आज आपकी नौकरी नहीं है, कल नौकरी होने से विकास तेज हो सकता है, इसलिए विकास एक समान नहीं होता। लेकिन विकास जिस स्टेज में होगा वो स्टेज सबके साथ बीतेगा। यानी कि आज हम बच्चे हैं तो हमारा विकास भले ज़्यादा हो या कम हो, पर इस स्टेज में हमारे समान जो बालक है उसका भी विकास लगभग हमारे समान ही होगा। यानी कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई बच्चा 2 साल का बच्चा 20 साल के जैसा दिखने लगे, और अगर ऐसा होता है तो ये शारीरिक दोष के लक्षण है। तो यानी क्या होगा कि हम हमेशा समवयस्क के जैसे व्यवहार प्रदर्शित, हमारा समाज क्या करता है, जिस समाज से हम हैं और जिस समाज से हमारे समान वयस्क का बालक, हम दोनों में समानताएं कुछ स्तर पर दिखेगी। तो हम यहाँ पे बात किए कि विकास क्या होगा, कि ये विकास हमेशा होगा, थोड़ा होगा, कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा। इसलिए विकास की धारणाओं में कहा जाता है कि विकास एक रेखीय नहीं होता। तो विकास होता कैसा है, वर्तुलाकार। क्योंकि ये क्या होगा कि कभी अपना ग्राफ ऊपर कर लेगा, विकास कभी अपना ग्राफ ऊपर कर लेगा। मान लेते हैं, तो यहाँ पर जो हम अलग अलग बात किए, इस सारे बातों का सार ये है कि विकास कई चीज़ों पर निर्भर करता है। भले ही हम आपको बोल दिए कि विकास सामाजिक और आनुवांशिकी से प्रभावित होता है, पर विकास बीमारी से भी प्रभावित होता है, विकास शारीरिक अक्षमताओं से भी प्रभावित होता है। आपका एक्सीडेंट हो गया, एक हाथ डैमेज हो गया, अब उस हाथ के वजह से आपके विकास पे प्रभाव पड़ेगा, आपके काम करने की गति अलग हो जाएगी। दूसरा कि विकास कभी भी एक रेखीय नहीं होगा। अब रेखीय नहीं होगा तो कर्म में भी नहीं होगा। कर्म में कैसे नहीं होगा कि विकास क्या होगा कि रेखीय मतलब सीधी एक तरह से चलेगी। तो विकास कभी गरीबी आई नीचे चली गई, अमीरी आई ऊपर चली गई, बीमारी आई नीचे चली गई, तो विकास एक रेखीय होगा क्या? नहीं होगा। तो विकास क्या होगा, वर्तुलाकार, कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा। अब यहाँ मान लेते हैं सवाल बन गया कि निम्नलिखित विकास की धारणाओं के बारे में सही कथन को चुनिए।
दिया रहेगा कि विकास एक रेखीय होती है, ए होती है क्या? नहीं। कहेगा बालक विकास सर्वांगीण, बच्चों का विकास सर्वांगीण तरीके से होता है, विकास एक रेखीय होती है। सर्वांगीण तो होता है पर एक रेखीय होती क्या? नहीं होती। दूसरा कहेगा कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। सही की गलत? गलत। विकास क्या होगी? जीवन पर्यंत चलेगी। दूसरा कहेगा कि विकास केवल पर्यावरण एवं आनुवांशिकी पर निर्भर करता है। सही की गलत? गलत। हम आपको भले पढ़ा दिए पर्यावरण आनुवांशिकी, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि विकास केवल पर्यावरण और आनुवांशिकी पर निर्भर करता है, इसलिए केवल वहाँ पे क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। विकास क्या करता है? कई चीज़ों पर निर्भर करता है, कई चीज़ों पर। आप जितनी चीज़ सोच सको, आपके पोषण पर, आपके लालन पालन पर, आपके संवेग पर, अगर आप क्या करते हो, आप अपने संवेग को स्थिर नहीं रखते हो तो उससे भी विकास आपका क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा। यहाँ चीज़ें लिखी गई है, हम देखते हैं कि विकास जीवन पर्यंत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भ से मृत्यु पर्यंत तक चलती है। गर्भ से कहाँ तक चलती है? मृत्यु तक। इंसान माँ के गर्भ में भी विकास करता है, माँ के गर्भ में भी उसका विकास होता है। पहले सर का निर्माण होता है, फिर धीरे धीरे अंगों का निर्माण होता है। तो माँ के गर्भ से ही बच्चों का विकास हो जाता है, अब विकास होना शुरू करता है और ये जीवन पर्यंत चलती है। यहाँ पे लिखा है कि विकास पर्यावरण और आनुवांशिकी पर निर्भर है, लेकिन हम आपको ये नहीं कह रहे कि विकास पर्यावरण एवं आनुवांशिकी पर निर्भर है। विकास के लिए पर्यावरण एवं आनुवांशिकी एक क्या करता है? आधार है विकास का। कि अगर आप श्रेष्ठ परिवार से आते हो, अच्छी आनुवांशिकी और आपको अगर अच्छा पर्यावरण दे दिए तो आप कमाल कर जाओगे। आप अगर श्रेष्ठ महान परिवार से आते हो और आपको अगर परिवेश अच्छा नहीं मिला तो भी चोर हो जाओगे। तो यानी ये बिल्कुल भी ये बात सत्य नहीं है कि महान का बेटा महान बनेगा। महान के बच्चों को महान सिर्फ आनुवांशिकी नहीं बनाएगी, बनाएगा परिवेश भी। इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो है कर्म, ये पर्यावरण और आनुवांशिकी। अगर कहेगा कि बालक के विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले कारक हैं पर्यावरण एवं आनुवांशिकी, ठीक है कि गलत? ठीक है कि बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले कारक हैं आनुवांशिकी और पर्यावरण। ठीक हो गया? बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करेगा, लेकिन बाल विकास को प्रभावित करने वाले मात्र दो ही कारक हैं, पर्यावरण एवं आनुवांशिकी। सही की गलत? बीमारी भी है तो बहुत सारी चीजें हो गई। तो ये आपको हम सिखाए ना, मात्र ही नहीं, सिर्फ ही नहीं, केवल यही नहीं, और भी कारक हैं। और विकास क्या होगा? बहुआयामी होता है। आगे देखो, जो क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से होता है। विकास हमारा व्यवस्थित तरीके से होता है और ये तय बातय होता ही जाता है। विकास क्या होता है? एक क्रम से, यहां पे कह रहा है कि क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से होगा, यानी सुचारू और उचित तरीके से होगा। लेकिन क्रमबद्ध का मतलब ये नहीं है कि क्रम से होगा। यहां पे क्या है कि उसका जो क्रम है वो भी व्यवस्थित तरीके से होगा, अच्छे तरीके से होगा। किसी भी बच्चे का विकास होगा, विकास कभी तेज होगा कभी कम होगा, इसलिए विकास एक रेखीय नहीं है। दूसरा कह रहा है कि विकास के जो क्षेत्र हैं वो क्या क्या हैं? विकास के क्षेत्र हैं शारीरिक, विकास के क्षेत्र है क्रियात्मक। अब शारीरिक क्या है? शरीर। हमारा शरीर जब विकास होता है तो हमारे शरीर का भी विकास होता है। लेकिन यहाँ पे आपको समझा दे कि अगर किसी का शरीर नहीं बढ़ा तो क्या उसका विकास उस हिसाब से नहीं हुआ जिस हिसाब से उस एज में होना चाहिए? अब यहाँ पे कोई कहेगा कि व्यक्ति का निम्न, यहाँ पे दिया रहेगा, एक व्यक्ति का विकास दूसरे व्यक्ति के मुकाबले इसलिए नहीं हुआ, मतलब समान स्तर से नहीं हुआ, क्योंकि इसका शारीरिक गठन उतना अच्छा नहीं था या शारीरिक जो क्षमताएं थी वो कम थी। देखो यहाँ पे बौद्धिक और शारीरिक दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं। अगर कोई बच्चा नाटा रह गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें बुद्धि की कमी है, या कोई आदमी खूब बढ़ गया तो दिमाग का जादूगर हो गया।
ऐसा नहीं है। तो यहां पे हम ये देखें कि वृद्धि विकास को प्रभावित भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। यानी कि अगर आपका वृद्धि तेज है, सामान्य रूप से ये देखे जाते हैं कि शारीरिक रूप से दक्ष बालक बौद्धिक रूप से भी दक्ष होते हैं, यानी कि एक का दूसरे पे सह संबंध का सिद्धांत में एक दूसरे से जुड़ा हुआ, यानी शारीरिक रूप से स्वस्थ बालक मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, ऐसी धारणाएं हैं हमारी। और ये मनोवैज्ञानिक भी है कि शारीरिक रूप से दक्ष व्यक्ति मानसिक रूप से भी दक्ष होगा। यहां पर ये जो बात बोल रहा है शारीरिक, लेकिन ये जरूरी नहीं कि अगर किसी का शरीर डेवलप नहीं किया तो उसके बुद्धि भी डेवलप नहीं किया होगा। शरीर अलग क्षेत्र है, बुद्धि अलग क्षेत्र है। अब डिपेंड करता है कि वहां सवाल कैसा सेट किया गया है। वो तो सवाल ही बताएगा ना कि आप उसको कैसे टैकल करोगे। तो यहाँ पे शरीर से मिसाल ये है कि शरीर का जो हमारा डेवलपमेंट होता है, हम आपको 2 सिद्धांत बताए थे बाल विकास के सिद्धांत। कितने? 2। एक है सिर से पादभिमुख के सिद्धांत, एक है निकट दूर का सिद्धांत। याद है आपको कि बाल विकास क्या होता है? सिर से पांव की तरफ होता है और दूसरा अंदर से बाहर की तरफ होता है। तो किसी भी बालक का विकास सिर से पैर की तरफ होता है और अंदर से बाहर की तरफ होता है। अगर आज आप पतले हो, छोटे हो, एक जमाना आएगा जब आपके ये जो संरचनाएं हैं, हाथ की कलाई, पैर की मोटाई, शरीर का गठन, ये सारी चीजें चेंज हो जाएगी। यानी मात्रात्मक विकास बच्चों का क्या होता है? अंदर से बाहर की ओर होता है। और दूसरा शरीर से सिर से पैर की तरफ होता है। बाल विकास के 2 सिद्धांत। बाल विकास के कितने सिद्धांत? 2 सिद्धांत। पहला कौन? सिर से पादभिमुख, जो क्वेश्चन डाले थे हम आपका, सिर से पैर की तरफ। दूसरा है निकट दूर का सिद्धांत, जिसको कहते हैं अंदर से बाहर की तरफ। अब दूसरा है कि ये जो शारीरिक विकास होगा सिर से पैर की तरफ होगा, यानी क्रम में होगा। शारीरिक विकास भी क्या होता है? क्रम में होता है। पहले किसका निर्माण होगा? सिर का होगा। अब बच्चा यहां पे कहेगा कि व्यक्ति का जो विकास होता है, व्यक्ति का शारीरिक विकास क्रम में होगा, जो धीरे धीरे पहले सर का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद अलग अलग बाह्य भुजाओं का निर्माण होगा। तो यानी कि जो प्रोसेस है एक व्यक्ति के बनने का, वो प्रोसेस क्या होगा? सबके साथ समान रूप से फॉलो होगा। यानी प्रकृति के बनाए उसूल सेट हैं कि पहले मां के गर्भ में किसका निर्माण होगा? सर का। किसी व्यक्ति का मां के गर्भ में पैर का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति के नियम क्या हैं? सेट हैं। इसीलिए बाल विकास का जो विकास की अवधारणाएं शारीरिक है ना, वो क्रम से होगी। यहाँ पे लॉजिकली थिंकिंग ये है, जो चीजें सब में होगी वो क्रम से होगी, जो वैरी करेगी वो क्रम से नहीं होगी। ये बात समझ आया? जो सब में समान होगा, जो कुदरत के बनाए उसूल हैं, वो सब में समान होगा। यानी बाल विकास जो होगा, पहले माँ के गर्भ में बच्चे का विकास होगा, जिसको बोलते हैं प्रसव पूर्व। प्रसव के बाद बच्चा शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो ये सारी जो अवस्थाएं हैं, जो विकास के ये जो क्रम है, ये सब में एक समान दिखेगा। कोई भी बच्चा से सीधा बूढ़ा नहीं हो जाएगा। वो भी बचपन के वो सारे पहलुओं से गुजरेगा जो कोई अन्य बालक गुजरा। लेकिन हाँ, कोई बालक हमेशा सुख में गुजरा, विकास ज़्यादा रह गया। कोई बच्चा क्या किया कि छोटी उम्र में जिम्मेदारी उठा लिया, तो वो दौर फील नहीं कर पाया, क्योंकि क्या करता है, जिम्मेदारी इंसान को जवान बना देती। लेकिन वो जवान तो हो गया मानसिक रूप से, लेकिन उसके जो लक्षण थे वो उस दौर के ही रहे होंगे। यानी कि जो क्रम है विकास का, वो सभी आदमी में एक समान चलेगा। बच्चा भी एक जमाने में बच्चा था, उसके समान उसके गांव टोले के लोग भी बच्चा ही थे, फिर वो भी जवान हुआ और भी लोग जवान हुए। एक दौर आएगा, ये भी बूढ़ा होगा, वो भी बूढ़ा होगा। यानी जो प्रक्रिया है सब में होगी, वो क्रम में होगा। अब आगे कह रहा है क्रियात्मक।
देखो, विकास में क्रियात्मक के प्रभाव भी दिखते हैं। क्रियात्मक मतलब क्रिया, काम करना। जब कोई बच्चा या कोई व्यक्ति या कोई मनुष्य या कोई आदमी जब कोई क्रिया करता है तो उसकी विकास, उससे भी उसमें विकास होता है। क्रियात्मक विकास संज्ञानात्मक बुद्धि को भी बढ़ावा देती है। जब आप किसी काम को करते हो तो आप उसके एक्सपर्ट हो जाते हो। तो यानी क्रियात्मक क्या करी, आपके संज्ञान को बेहतर बनाई कि नहीं बनाई। यानी जब आप कोई काम को करते हो, आप कोई आलसी आदमी है, वो काम को अच्छे ढंग से नहीं करता है, तो उसके क्या होगा, शारीरिक क्षेत्रों पर क्रियात्मक का असर पड़ेगा। कोई क्या करता है, भारी भरकम काम करता है, तो शारीरिक विकास पर भी उसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। विकास के एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं सह संबंधित, और इसी को बोलते हैं परस्पर संबंधित। तो यहां से हो गया सह संबंधन का सिद्धांत और परस्परता का। परस्परता कहता है ये एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं, यानी परस्परता। सह संबंध मतलब एक खराब दूसरे को खराब करेगा, एक अच्छा दूसरे को अच्छा करेगा। यानी जब आदमी क्या करेगा कि अगर उसके बौद्धिक स्तर का विकास अच्छे से हो गया तो वो अपने शरीर को स्वस्थ रखने में भी भूमिका निभाएगा, हाइजीन मेंटेन करेगा, अच्छे से रहेगा। तो एक से दूसरे पे खराबी आना, एक से दूसरे में अच्छाई आना सहसंबंधन, और एक से दूसरे क्षेत्र पे प्रभाव पड़ना यह है परस्पर, यानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ। यानी कि अगर उंगली में चोट लगी तो दर्द जिस्म में होगा ना, यह है परस्पर जुड़ा हुआ, यानी एक का एहसास दूसरे को दिलाएगा। अगर आपके पैर में चोट लग गई तो आप नंगड़ा नंगड़ा के फिरोगे, आपकी रफ्तार कम हो गई ना। तो ये क्या है, सारी चीजें जुड़ी हुई है क्रियात्मक। और क्रियात्मक कहता ये है कि आप जितने अच्छे से किसी काम को करते हो, क्रिया करते हो, तो आपके क्या होते हैं, विकास पर भी उसका असर पड़ता है। आगे कह रहा है संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक विकास है क्रियात्मक से भी जुड़ा हुआ। संज्ञान मतलब बुद्धि। एक व्यक्ति की बुद्धि क्या होती है, विकास के साथ साथ बढ़ती जाती है, जिसमें उसके व्यवहार का परिवर्तन ही उसके संज्ञान का प्रदर्शन है। संज्ञान मतलब क्या, उसकी सोचने, समझने, करने की बुद्धि को कहते हैं संज्ञानात्मक बुद्धि। अब कहेगा कोई बालक पहले किसी काम को अच्छे से नहीं कर पा रहा था, परंतु आज वो उस काम को बहुत ही व्यवहारिक तरीके से करता है। निम्नलिखित में से बच्चे के किस विकास का विकास पूर्ण रूप से हो चुका है, संज्ञानात्मक विकास का। कि एक बच्चा पहले किसी काम को अच्छे से नहीं करता था, रोज थाप खाता था, पर आज वो मास्टर का दुलार देखता है, बेस्ट कॉपी में खाता है। इसका मतलब क्या है, संज्ञानात्मक विकास इसका क्या हो गया, उस चीज से संबंधित हो गया। अब क्या है कि कोई बालक का अगर संज्ञानात्मक विकास क्रिकेट खेलने से संबंधित है, तो वो गाड़ी चलाने में संज्ञानात्मक विकास क्या होगा, उसी समान नहीं दिखेगा। तो संज्ञानात्मक विकास किसी खास क्षेत्र में ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, किसी क्षेत्र में कम प्रभावित होता है। अब यहाँ पे हो जाएगा कि दिए गए कथन में से एक पॉइंट मिल गया कि संज्ञानात्मक विकास बालक के सभी क्षेत्र में एक समान लागू होते हैं या एक समान दिखते हैं। दिखेगा क्या, कोई बिल्डर है, खतरनाक बिल्डर, बिल्डिंग करने का सारा उसूल उसके पास है, वो कभी टाका लगाएगा नहीं भी लगाएगा, कभी स्टेप पकड़ेगा कभी नहीं भी पकड़ेगा, फिर भी वो काम करके देगा परफेक्ट। तो संज्ञानात्मक विकास सभी क्षेत्र में एक समान लागू नहीं होगा कि बिल्डर को ट्रक दे दिए चलाने, फिर कहोगे यार तुम तो खतरनाक बिल्डर थे, एक ट्रक नहीं संभाल पाते हो, तो उसके पास संज्ञान किसका है, बिल्डिंग करने का, ट्रक चलाने का संज्ञान है क्या, नहीं। तो किसी भी व्यक्ति का संज्ञान सभी क्षेत्र में एक समान लागू नहीं होता है, संज्ञान निर्भर करता है क्रिया पर। अगर आपकी क्रियात्मक कौशलता उससे अगर जुड़ी हुई है तो आपकी संज्ञान क्या है, निरंतर बनी रहेगी। और संज्ञान, किसी भी चीज के प्रति संज्ञान हमेशा एक समान नहीं रहते। अब को यहाँ पे हो जाएगा कि किसी भी बालक में संज्ञान एक समान रहेगा क्या, नहीं रहेगा। काम छोड़ दोगे फिर उसके बाद आपको स्पीड पकड़ने में टाइम लग जाएगा। मान लो जो कोटमैन है, कोई दर्जी है, कोई पढ़ने वाला है, स्पीड पकड़ने में आपको टाइम लग जाएगा। तो यानी कि जो आपकी पहले संज्ञानात्मक सोचने समझने की बुद्धि थी, प्रैक्टिस से संज्ञानात्मक विकास या बुद्धि क्या होती है, तेज या कम भी हो जाती है।
संज्ञानात्मक बुद्धि हमेशा एक समान नहीं रहेगी। अब आगे चलते हैं कि संज्ञानात्मक बुद्धि का अर्थ क्या है। कोई बच्चा को अगर कभी आ गया कि संज्ञानात्मक बुद्धि के क्षेत्र के बारे में, तो क्या समझेगा वो संज्ञानात्मक बुद्धि का मतलब है एक ऐसी सोच जो आपके क्या करती है, तरीके को प्रभावित करती। एक ऐसी सोच यानी संज्ञानात्मक है क्या, सोच। आपकी बुद्धि के क्षेत्र ही है संज्ञान, यानी जिस चीज को आप सोच के करते हो वो क्षेत्र हो गया संज्ञान। अगर आपको टीचर कहता है सोचो, तुम्हारे भेजा में कुछ नहीं है पहले से, संज्ञान मतलब मेमोरी, यानी आपकी मेमोरी में पहले से जो लोड है उसी को कहते हैं संज्ञानात्मक बुद्धि। अगर आपको कोई कहेगा कि ये क्या है, कोई बालक बकरी को घोड़ा और घोड़े को बकरी कहता है, तो मतलब है उसकी संज्ञानात्मक बुद्धि उस चीज से संबंधित क्या है, कमजोर है। कमजोर है ना, कि अगर आपके मेमोरी में होता तो आप बकरी को घोड़ा बोलते क्या, नहीं बोलते। तो ये किस चीज के क्षेत्र में, आप कहेगा कि एक बच्चा घोड़े को बकरी, बकरी को घोड़ा कहता है, निम्नलिखित में से शिक्षक उसके किस क्षेत्र पर सबसे प्रभावी रूप से कार्य करेगा, संज्ञानात्मक क्षेत्र पर। कि मास्टर को पता चल गया कि बच्चे के मेमोरी में घोड़ा नहीं है, तो फिर उसके स्कीमा में चेंज करेगा। देख, बकरी में 4 पैर, घोड़े में 4 पैर, ऐसे मत रट। बकरी बड़ी कि घोड़ा बड़ा, घोड़ा बड़ा। फिर कहेगा अच्छा हाँ ये पॉइंट ठीक है, क्योंकि अब रटा दिए दोनों को 4 पैर, फिर गड़बड़ाएगा ना। तो फिर टीचर क्या करेगा, उसके संज्ञान को प्रभावी बनाने के लिए सहारा देगा, और ऐसी चीज का सहारा देगा जो दोनों में अंतर हो। तो टीचर क्या करता है, किसी भी व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे बड़ी युक्ति है विभेदीकरण, या दोनों में क्या होता है, अंतर स्पष्टीकरण। कि शिक्षक दोनों में अंतर बताएगा और ऐसे अंतर को चिन्हित करके देगा जिससे बच्चा अपने संज्ञान में, मेमोरी में लोड कर लेगा। अब किसी को बोलोगे बकरी को कै कान, 2 कान, घोड़े को कै कान, 2 कान। फिर दूसरे दिन पूछोगे घोड़े को कै कान, बच्चा कहेगा 2 कान। फिर आदमी कहेगा मास्टर भी ले ला, बच्चा भी ले ला। टीचर का काम क्या है, अंतर स्पष्टीकरण। वो तो जान ही रहा है ना। आप कहोगे उल्लू को कै आंख, 2 आंख, आदमी को कै आंख, 2 आंख, यानी उल्लू आदमी क्या बराबर हुआ कि नहीं। तो टीचर का काम क्या है, अंतर स्पष्टीकरण, यानी बच्चों में विभेदीकरण की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक विकास को लाना, ताकि किसी भी चीज शिक्षण अधिगम का अर्थ है बच्चा उन दोनों चीजों में क्या कर पाए, अंतर कर पाए। नहीं तो कहेगा अम्मी देखो तुम्हारे जैसा पशु, इसको भी 2 आंख, गड़बड़ा जाएगा ना। तो यही पे है, टीचर उसके क्या करता है, संज्ञानात्मक अंतर को क्या करता है, स्पष्टीकरण करता है कि देखो बाबू ये बकरी और घोड़ा दोनों को संज्ञान में कैसे रटोगे। इसको बोलते हैं ट्रिक और टेक्निक। कि अगर कोई शिक्षक किसी बच्चे को किसी खास चीजों के सहयोग के माध्यम से पढ़ा रहा है, कोई शिक्षक किसी चीजों को सिखाने के लिए ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा है, तो शिक्षक उसके किस क्षेत्र को प्रभावित करना चाहता है, संज्ञानात्मक बुद्धि को। आपको अगर हम सिखाए नॉर्मली मैथ, याद रहेगा, नहीं रहेगा उतना। फिर हम कहेंगे आपको एक ऐसा तरीका सिखाए जिससे ये गणित लंबा समय तक याद रहे, तो हम वहां पे पेंच लगाएंगे। तो ट्रिक किसको प्रभावित करेगा, संज्ञानात्मक बुद्धि। सामाजिक, अगर हम सामाजिक कोई उदाहरण लेंगे तो यहाँ पे एनसीएफ 2005 कहता है बच्चे को पढ़ाने के लिए शिक्षक क्या करेगा, अलग अलग तरीके का दृश्य सामग्री का इस्तेमाल करेगा। और दृश्य सामग्री, ये अलग अलग तरीके सामग्री बच्चे के किस क्षेत्र को प्रभावी बनाएगी, संज्ञानात्मक बुद्धि को। तो किसी भी चीज को अगर कोई बच्चा लंबे समय तक याद रख पा रहा है तो इसका मतलब है उसकी संज्ञानात्मक बुद्धि अच्छी है। और कोई बच्चा अगर मंद गति की संज्ञानात्मक बुद्धि है तो उसके सीखने का क्षेत्र प्रभावित होगा। अब हम समझ सकते हैं कि संज्ञानात्मक के बारे में एक अच्छी धारणा बन गई आपकी। आगे चलते हैं, भाषागत। यहां पे कहता है कि भाषागत जो क्षेत्र हैं, जो बच्चा जो भाषा सीखता है, यह भी विकास है। भाषा भी क्या है, विकास है। भाषा एक माध्यम है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, अपनी क्षमताओं को, अपने हाव भाव को, अपने अंदर के गुणों को एक दूसरे के सामने प्रदर्शित करता है। और भाषा 2 तरीके से होता है, एक होता है अधिगम, एक होता है अर्जन। अर्जन जो हमारा पर्यावरण हमको अर्जित करवाता है, जिसको हम कहते हैं मातृभाषा।
जिसमें हमको ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ता है और इसमें ना तो पैसा लगता है। और ये क्या होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। अप्रत्यक्ष मतलब क्या, हमको उसके बारे में सोचना भी नहीं पड़ता है और हम ये बहुत कम समय में सीखे हुए भाषा होते हैं। इस भाषा पे बहुत पकड़ भी होता है। अब ये भाषा देखो, बात करते हैं कि ये जो भाषा होता है इसको प्रदर्शन करने का दो तरीका होता है। अगर हम भाषा को अर्जित करते हैं तो पढ़ के या सुन के। भाषा अगर हम अर्जित कैसे करेंगे, या कोई भी संज्ञान, कोई भी मेमोरी, यानी हमारे विकास को भाषा कैसे प्रभावित करेगा कि कोई आपको समझाया तो बोल के समझाया ना, और आप उसको ग्रहण कैसे किए, सुन के। तो भाषा के तहत कोई भी बच्चा अपने विकास को प्रभावी कैसे बनाएगा, पढ़ के या सुन के। और इस चीज को वो एक्सप्रेस कैसे करेगा, लिख के या बोल के। दो तरीके से करेगा ना, कि किसी को बोलो देखो हम गूंगा हैं, हम गूंगा हैं, ये देखो मेरा नाम ये है, लिख के, या डायरेक्ट बोल दिए मेरा नाम ये है। तो यहाँ पे भाषा क्या करता है। अब दूसरी चीजें देखो, भाषा विकास को कैसे प्रभावित करती है कि एक बच्चा किसी ऐसे क्षेत्र में है जिसके बारे में, जिसका भाषा उसको नहीं आता है, तो चीज मतलब उसके पोषण पर भी प्रभाव पड़ेगा, शारीरिक चीज़ों पर भी प्रभाव पड़ेगा। वो बोलेगा हम बीमार हैं, उसको देगा हलवा ला के, कहेगा अच्छा यही हलवा मांग रहे हो, क्योंकि भाषा का अंतर हो गया ना। तो यानी कि भाषा हमारा एक माध्यम है जो लोगों से हमको जोड़ता है, और ये भाषा विकास के कारक भी हो गए, भले कम हुए लेकिन इसका भी क्या है, विकास के क्षेत्र में प्रभाव। अब दूसरा है हाँ सर, भाषा अर्जन प्रत्यक्ष है और अप्रत्यक्ष। देखो भाषा अर्जन, भाषा जब हम अर्जन करते हैं ना तो प्रत्यक्ष तो हम जुड़े हुए होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारे पर्यावरण की बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका होती है। वो हमको अपने तरीके से सिखा देता है। जैसे राष्ट्रपति एक होता है जिसमें हम वोट देते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष चुनाव, लेकिन चुनाव उसका भी लोगों के द्वारा ही होता है, लेकिन हम डायरेक्ट वोट नहीं देते ना, इसीलिए उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता है कि सिखाने के लिए हम डेप्थ में आपको बताए कि जिसमें क्या होती है कि हमारी पूरी भूमिका नहीं होती है, जिसमें हमारी पूरी भूमिका होती है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। अगर आपके अटेंशन नहीं हो तो आप सीख नहीं पाओगे, लेकिन भाषा जो अर्जित होती है वो भाषा में अटेंशन ना भी हो तो भी आपको पर्यावरण सिखा देगा, भाषा सिखा देगा आपको पर्यावरण। तो यानी जिसमें हमारा अटेंशन बहुत कम होता है उसको हम अप्रत्यक्ष की कैटेगरी में ले सकते हैं, और जिसमें हमारा अटेंशन बहुत ज़्यादा होता है हम उसको प्रत्यक्ष की कैटेगरी में लेते हैं। लेकिन हाँ, वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर भी हमारी सक्रियता होती है, ऐसा नहीं है कि सक्रियता नहीं होती है। कोई बच्चा अगर उसको बोलोगे बोलो अब्बा, वो नहीं बोला अब्बा, तो वही भाषा का विकास नहीं होगा क्या, भाषा का विकास होगा, लेकिन ये वहीं तक होगा, कहाँ तक, अर्जित भाषा तक। अधिगम में उसको अब्बा बोलना पड़ेगा। बहुत बच्चा है जो इंग्लिश स्पोकन करने गया, लेकिन इंग्लिश स्पोकन में पोडियम पे खड़ा नहीं हो पाता। अब इंग्लिश स्पोकन में पोडियम पे खड़ा जब तक नहीं होगा तब तक उसके इंग्लिश स्पोकन के स्किल अच्छे नहीं होंगे। वहाँ पे उसको वो प्रक्रिया करनी पड़ेगी। यानी जिसमें बच्चों की सक्रिय और प्रत्यक्ष भूमिका होती है वो भाषा क्या हो जाती है, अधिगम की भाषा, सीखी हुई भाषा। और वो भाषा क्या है, अर्जित भाषा है, जिसमें अगर आपकी सक्रियता कम भी हो तो पर्यावरण आपको गिफ्ट दे देता है, मातृभाषा। इसलिए हम दोनों में क्या किए, ये अंतर किए। यहाँ टॉपिक पे आते हैं, संवेगात्मक। कोई बच्चा चिड़चिड़ा सा रहता है, रूठा सा रहता है, गुस्सा करता है, उसके विकास पर उसका प्रभाव पड़ेगा। कोई बच्चा खुश रहता है, हंसमुख है, हंस मिजाज है, उसको लोगों से कोई मतलब नहीं, अपनी लाइफ में खुश रहता है, तो उसके भी क्या होंगे, विकास पे प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए कहता है एंजाइटी, डिप्रेशन आपके विकास को क्या करता है, प्रभावी बनाता है, जल्दी बूढ़े हो जाओगे। टेंशन बहुत खराब चीज़ है, और टेंशन क्या है, संवेगात्मक। हंसना, रोना, बोल, मतलब ये सारी चीज़ें, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारे क्या हैं, संवेगात्मक। कहेगा एक शिक्षक बच्चों को रोता हुआ देखा, बच्चा को अगर रोता हुआ देखा तो बच्चा को देखा तो बच्चा, अब टीचर उसके क्या करेगा, संवेग को स्थिर बनाएगा। तो यानी रोना क्या था, संवेग था उसका। एक बच्चा किसी भी व्यक्ति पर आसानी से विश्वास कर लेता है और हमेशा क्या करता है, तकलीफ का शिकार होता है,
निम्नलिखित में से व्यक्ति को सुधारने के ये जो प्रयास हैं शिक्षक किस क्षेत्र पर करेगा? संवेगात्मक। कि बच्चा क्या है कि इसके संवेग को स्थिर बनाना पड़ेगा। कहेगा एक बच्चा अपने घर में अच्छे से रहता है पर स्कूल में आकर के शरारत करता है, कभी हंसता है कभी रोता है। जैसे आ गया ना हंसना रोना, ये सारे जो गुण है, ये जो लक्षण है, ये सब की पॉइंट है जो आपको बताता है कि ये क्वेश्चन किस ओर जा रहा है। तो हंसना रोना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा करना, ये सारी चीज़ें, घृणा करना, नफरत करना, ये सारी चीज़ क्या हैं? संवेगात्मक। और संवेग व्यक्ति के व्यक्तिगत होते हैं और ये उसके व्यवहार से प्रदर्शित होता है। और ये कैसे होते हैं? आंतरिक गुण। तो किसी भी व्यक्ति के दो गुण होते हैं, विकास के दो पहलू हैं, एक आंतरिक एक बाह्य। तो संवेग को देखा जा सकता है क्या? नहीं देखा जा सकता। कोई जान सकता है कि तुम कितना चिल्ला के रो सकते हो? कोई जान सकता है कि तुम कितना बर्दाश्त कर सकते हो? तो ये संवेग क्या है? हमारे व्यक्तिगत गुण तो है ही, साथ ही क्या है? आंतरिक गुण, जिसको देखा नहीं जा सकता। और ये सारे संवेग कैसे सामने आते हैं? हमारे व्यवहार से। तो इसीलिए क्या करता है कि कोई बच्चा अगर समाज में अपने व्यवहार को प्रदर्शित करता है तो वो अपने कई क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, संवेग को प्रदर्शित करता है, अपने समाजीकरण गुण को प्रदर्शित करता है। इसीलिए एक बच्चा अकेला नहीं होता, एक बच्चे के साथ उसके पूरी की पूरी समाज की क्या होती है? धारणाएं होती है। इसीलिए श्रेष्ठ समाज का बच्चा श्रेष्ठ बनने के चांसेस उसके ज़्यादा हैं, क्योंकि समाजीकरण और आनुवंशिकी जिस क्षेत्र से वो आया है वहाँ नौकरी लगने के दर ज़्यादा है। जिस क्षेत्र से आया है वहाँ लोगों की विचारधाराएं अच्छी होती है, इसीलिए वहाँ क्या होता है? नौकरियाँ ढेर होता है। कोई समाज और कोई समाज क्या है? मर मजदूर ज़्यादा है। तो यही हो जाता है कि ये जो हमारे जो क्षेत्र हैं ये हमारे संवेग को किस तरह से स्थिर रख रहा है। कोई ऐसा समाज होता है जिसके पास आपके संवेग के लिए कोई स्थान नहीं है। एक ऐसा घर है जहाँ संवेग के कारण लोग थार खरीद के दे देगा। तो संवेग क्या होते हैं? संवेग क्या है कि बच्चों की इच्छा भी है संवेग। तो अब यहाँ पर क्या करेगा? एक शिक्षक बच्चों को पढ़ाते समय सबसे उचित है कि उसके संवेग का ख्याल रखेगा। अब जैसे कोई बच्चा आपसे सवाल पूछा, उसको कहेगा लास्ट में, उसकी संवेग प्रभावित होगा, कहेगा ये मास्टर जो है ना उसको पूछा तो तुरंत, हम पूछे तो चिढ़ गया। तो क्या हो गया? मतलब इसका क्या है? वो उसके संवेग को वैल्यू दिया क्या? नहीं, दिल को ठेस पहुंचा ना। दिल को ठेस पहुंचना उसकी क्या प्रभावित होगी? संवेग। यानी बच्चे का हाव भाव चेंज होना, उसके इमोशंस बदल जाना, किसी के प्रति उसमें नफरत जाहिर हो जाना, किसके लक्षण हैं? संवेग के। इसीलिए एक शिक्षक पढ़ाते समय सबसे बड़ी उसके पास चुनौती है कि वो बच्चे के संवेग को स्थिर करेगा। और बच्चे का अगर संवेग स्थिर नहीं होगा तो वो भागेगा। और संवेग है क्या? कि बच्चे को संतुष्टि क्या है? संवेग। तो एक शिक्षक क्या करेगा? बच्चे को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट जैसे होगा उसका संवेग क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि बच्चे को अगर आप तरजीह देते हो, इसका मतलब है उसके संवेग को आप क्या कर रहे हो? प्रभावित कर रहे हो। और अगर आप बच्चे को क्या कर रहे हो? रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, तो उसके संवेग को आप क्या कर रहे हो? प्रभावित करना चाह रहे हो ना। तो यानी जो हमारे ऑन द स्पॉट जो इमोशंस होते हैं, जो हमारी आंतरिक अभिवृद्धि को चेंज कर देती है, जिससे किसी के प्रति घृणा आता है या किसी के प्रति दया आता है या किसी के प्रति धारणाएं बदल जाती है, तो ये सारे किसके गुण हैं? संवेग के। इसीलिए हम बच्चों को क्या करते हैं? पढ़ाते समय या कोई भी शिक्षक बच्चों को पढ़ाते समय उसके संवेग का ख्याल रखता है कि बच्चे भले हंस सकते हैं पर टीचर भी हंस दिया तो आप दोबारा पूछोगे क्या? नहीं पूछोगे। तो इसीलिए एक शिक्षक बच्चे को पढ़ाते समय उसको क्या करेगा? मान्यता देगा, उसको समान वैल्यू देगा, ताकि उसकी संवेग बनी रहे। आगे देखो कह रहा है सामाजिक विकास। सामाजिक भी होता है, विकास को समाज भी प्रभावित करता है। अब देखो विकास को समाज कैसे प्रभावित करता है। एक समाज बच्चे को क्या करता है? समाज के अच्छे गुणों से लैस करता है। एक समाज बच्चे को समाज के खराब गुणों से लैस करता है। वो खराब गुण बच्चे के शरीर को खराब कर देगा, यानी नशा में लिप्त हो जाएगा, बच्चा चोरी करने लगेगा। यानी समाज क्या करता है? दूसरा, एक समाज ऐसा है जहाँ क्या है? लोगों के विचार अच्छे नहीं हैं,
बच्चा क्या करने लगेगा, उसके व्यवहार गलत हो जाएंगे। तो यानी समाज क्या करता है, विकास को भी प्रभावित करता है। तो ये और भी हो सकते हैं, जितना सोचो उतना हो सकता है, हम तो ये समझाने के लिए बताए ना। अब आगे देखो, कह रहा है कि विकास आयु के साथ गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन है। अभी आपको बताएं कि विकास आयु के साथ बच्चों में कुछ गुण लाता है, गुण परिणाम लाते हैं। तो बच्चों में क्या होता है कि आयु के साथ गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन होते हैं। गुण क्या है और परिणाम क्या है? देखो, गुण है अच्छी आदत, क्या हो गए गुण। सुंदरता क्या हो गया, गुण। बोलने का तरीका क्या हो गया, गुण। लेकिन वजन क्या हो गया, मात्रा। ऊंचाई क्या हो गई, मात्रात्मक। तो विकास एक और वजन बढ़ाती है, हाइट बढ़ाती है, अच्छे व्यवहार को दिखाती है। तो व्यवहार है गुण और मात्रा है ऊंचाई, वजन, ये सारी चीजें। तो विकास के साथ किसमें चेंजिंग होता है, गुणात्मक मात्रात्मक दोनों। गुणात्मक कहेगा ये लड़का का अच्छा गुण नहीं है। अब जैसे ये बात बोला गुण, आपके माइंड में क्या आया, लक्षण। तो इसीलिए गुण क्या है कि बच्चों में विकास, उम्र के साथ, आयु के साथ गुण भी बदलते हैं और आयु के साथ उसकी मात्रात्मक वृद्धि भी होती है। तो यहां पे क्या हो गया कि अगर आपको विकास में ये शब्द दिखे मात्रात्मक एवं गुणात्मक, कि बच्चों में मात्रात्मक एवं गुणात्मक विकास भी बच्चों के विकास को प्रभावित करता है। करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। अब आगे देखो, एक पॉइंट और लिखा हुआ है। अरस्तु कहता है कि विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से होने वाला परिवर्तन है। आपको हम भूख भूख के चिल्लाएं अभी। आंतरिक क्या है, बाह्य क्या है, क्या है आंतरिक, अंदर से बाहर। कह रहा है यहां देखो कि विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों। आंतरिक कारण क्या है, क्या देख नहीं सकते, क्या नहीं देख सकते। देखो आंतरिक गुण क्या है, जैसे संवेग हो गया, जैसे व्यक्ति के सोचने का तरीका, व्यक्ति के गुण जो समाज से, जो हम समाज से सीखे। क्या उंगली पे लटका हुआ है, क्या कहाँ है, हमारे अंदर समाहित, हमारे व्यवहार से दिखेगा। आपको किसी भी समाज के व्यक्ति के व्यवहार से उसके समाज का आभास हो जाता है। आप किसी भी व्यक्ति के बोली चाली से, उसके भाषाओं से पहचान जाते हो कि ये हमारे समाज का नहीं है, ये किसी खास समाज से आता होगा। आप उसके लक्षण देख के ना, ये जो लक्षण जो देखे, ये है आंतरिक गुण। बाह्य गुण क्या है कि आप उसके हाइट, साइज, पर्सनालिटी से भी देख के कह दोगे ये हमारे टोले मोहल्ले का नहीं है। जैसे हम, उसको लगता है कि ये तो अजूबे आदमी है, कहाँ से आया, कहता आप तो यहाँ के नहीं हैं, हम कहते हैं यहाँ के नहीं है। देख के लगता है ना कि ये जो है ना कहीं और का होगा, कहीं और जगह का होगा, क्योंकि अपने परिवेश के लोगों के जो शकल होते हैं, जो एक समान सामान्य रूप से दिखते हैं। तो यहाँ पे हम आंतरिक मतलब क्या, जिसको नहीं देखा जा सकता, बताए ना। जैसे संवेग, आपके अंदर के गुण, ये सारे क्या हो गए, आंतरिक। बाह्य क्या हो गया, हाइट, साइज, वजन, ये सारी चीजें, और इनका परिवर्तन ही क्या है, विकास है। किसने कहा, अरस्तु। तो विकास का मतलब क्या है, आपके अंदर भी चेंजिंग आएगा, बाहर भी चेंजिंग आएगा। आज पतले हो, कल मोटा जाओगे, पहले मोटे थे, पतले हो जाओगे। तो यहां पे क्या होता है कि ये जो विकास है आंतरिक और बाह्य, ये दोनों समझ आया। अच्छा, पानी उड़ रहा है ना, जब आदमी लय में होता है, पानी इसलिए उड़ता है कि हमारे शरीर में वाटर के कंटेंट ज़्यादा है, शरीर हीट बहुत ज़्यादा होता है फैट के कारण। अब यहाँ पे देखो, चर्बी होना बहुत ज़रूरी है। ये चर्बी क्या करता है, आप जब बीमार पड़ते हो तो आपके शरीर को सपोर्ट करता है। दूसरी चीज़ें हैं, चर्बी रहने से आपको चोट का एहसास कम होगा। पतला हो, मारेगा, हड्डी है, टूट जाएगा तुरंत। और ये जो मोटा आदमी को जब मारोगे ना, तो चर्बी क्या करता है, उसको मोमेंटम को चेंज कर देता है। दीवार पे अंडा मारोगे फूट जाएगा, पर कपड़े पे मारोगे तो फूटेगा नहीं ना, मोमेंटम चेंज हो जाता है। एक्सेलरेशन से आप जो मारे उसका मोमेंटम खिड़ जाता है। तो इसीलिए मोटापा बेहद जरूरी है। पतला आदमी हो तो तुरंत सिधिया जाओगे, खटिया में सटे कि खत्म, तुरंत पानी चढ़ेगा। मोटा आदमी हो तो फिर, इसीलिए फैट बेहद जरूरी है, क्योंकि फैट क्या है, ऊर्जा के सोर्स हैं। 300 रोजा रख लोगे ना, देख के आदमी कहता है रोजा रखते हैं कि नहीं रखते, कहते हैं कैसा लग रहा है, बोलेगा रखे नहीं, ऐसा लग रहा है।
जानते हैं इसका क्या दोष है? क्या फैट ही सूखने में 60 दिन लग जाएगा, तो फैट अच्छी चीज़ है। यहाँ देखो, फैट बॉडी को हीट रखता है, और बॉडी अगर आपको हीट है तो नस गठिया सटिका का बीमारी नहीं होगा, नहीं तो इधर दर्द उधर दर्द उधर दर्द, कड़ 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 कड़, समझ में आया? इसलिए बॉडी को हीट रखना चाहिए। इसीलिए नशेड़ी लोग देखते हो, बैठना उठना मुश्किल हो जाता है, मारा हीट चढ़ाओ शरीर फ्री, क्योंकि अब हमको लेके चलो जहन्नुम में। इसलिए बॉडी हीट रखना बेहद ज़रूरी है। जिम करने वाला आदमी जिम नहीं करता तो देखते हो, जैसे बॉडी हीट हुआ तुरंत फ्री हो गया ना। इसलिए बॉडी को गर्म रखना चाहिए, जिसको कहते हैं वार्म अप, कि आप चलो फिरो दौड़ो, बॉडी जितना हीट रहेगा ना उतना। तो बॉडी हीट नहीं रख पाते हो तो हीट चीज़ें खाओ, जैसे अंडा, 4-5 अंडा खाओ, फिर देखना पढ़ने में मज़ा। अब बॉडी में हीट ही नहीं रहेगा, ले दे के बॉडी लार पुआर नहीं होगा। इसलिए बॉडी में हीट रखना बेहद जरूरी है। अब विकास बहुआयामी होता है, लचीला होता है। विकास बहुआयामी, जान गए ना विकास बहुआयामी है। इसके आयाम क्या है? बहुत सारे हैं। कौन कौन से हो गए? सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक, संज्ञानात्मक, भाषागत, बहुत सारे, जितना बोल सकते हो। लेकिन लचीला क्यों है? विकास लचीला इसलिए है कि परिवेश पे डिपेंड करता है विकास। कहीं का परिवेश स्कूल वाला है, कहीं का परिवेश गुंडा मवाली वाला है, तो विकास लचीला है कि नहीं? एक समान का बालक, जुड़वा बच्चा था, दोनों का IQ तो समान नहीं है, ये भी जानते हैं। जुड़वा बालक था, एक को बाप कहाँ दे दिया? बोर्डिंग स्कूल में, और एक को कहाँ दे दिया? सरकारी स्कूल में। दोनों के विकास अलग अलग होंगे। और बात हम सिर्फ बौद्धिक विकास की नहीं कर रहे, पर्सनालिटी में चेंजिंग आ जाएगी, उसकी बोलने का नज़रिया, देखने का नज़रिया दुनिया को बदलेगा। तो यहाँ पे क्या है कि परिवेश बच्चों के विकास को क्या कर देता है? अंतर कर देता है। इसीलिए विकास क्या होता है? लचीला होता है, समाज के हिसाब से ढल जाता है। तो विकास लचीला। विकास अगर कठोर होता तो इस पर असर समाज का नहीं पड़ता। विकास क्या होता है? लचीला होता है। इसलिए इस विकास के क्रम में, ये जो विकास का जो क्रम है, जब विकास होता है तो कहते हैं शैशवावस्था में बच्चों का विकास, और किशोरावस्था में बहुत होता है, वहाँ आंधी तूफान की अवस्था होती है। और अगर समाज के परिवेश अच्छे नहीं हैं तो बच्चे का शोषण तय है। दूसरा है कि बच्चे में समझने बूझने की शक्ति उस समय कम होती है। तो बच्चा जैसे जैसे समवयस्क होता है ना, तो वो अपने स्तर के हिसाब से सोचने लगता है। तो यहाँ पे ये जो विकास के ये जो क्षेत्र हैं, विकास बहुआयामी होता है और लचीला भी है। कठोर अगर होता तो ये क्या होता? प्रभावित नहीं होता। अब ये है कि विकास लचीला है क्योंकि ये परिवेश पर निर्भर करता है। सही कि गलत? सही। लचीला है, निर्भर किस पर किया? परिवेश। अब अगला चीज कि विकास लचीला है क्योंकि ये निर्भर किस पर करता है? आनुवांशिकी पर। ये भी सही हो गया। लचीला है, आनुवांशिकी पर निर्भर करता है, और दूसरा क्या है? परिवेश पर भी। ये व्यवस्थित, प्रगतिशील एवं नियमित होता है। प्रगतिशील लगातार बढ़ रहा है, नियमित यानी नियमित तरीके से बढ़ रहा है, व्यवस्थित तरीके से बढ़ रहा है। ये भी हो गया अगला पॉइंट। दूसरा है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। कोई भी बच्चा एक बैग बड़ा होकर छोटा नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? नीचे से ऊपर जा रहा है, नॉर्मल से हाई की तरफ जा रहा है, टॉप टू बॉटम जा रहा है, हेड टू टॉय जा रहा है। यहाँ पे चेंज हो जाता है कि विकास सिर से पैर की तरफ होता है। बच्चा कहता है सर विकास सिर से पैर हुआ, और विकास तब पैर से सिर ना होना चाहिए। कि विकास क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की तरफ गया। तो हम वहाँ पे वो सिर से पाद विमुख सिद्धांत बताएं कि वो जो विकास के एक व्यवस्थित क्षेत्र हैं कि विकास सिर से पैर के तरफ होता है। लेकिन ये हो गए कि विकास के जो क्षेत्र होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? सरल से भारी, इजी टू मॉडरेट, हल्का से भारी। तो यही होना चाहिए ना कि एक बैग आप मूर्त से अमूर्त। तो ये हो गया कि सिखाने की प्रक्रिया, विकास के ये क्रम होते हैं। और अगर आप इस तरीके से चलोगे तो बच्चा अच्छे से सीखेगा। एकीकृत से क्रियात्मक। अब है विकास के आयाम। हम आपको सिखा दिए, ये सारी चीजें बक चुके हैं। विकास के आयाम: शारीरिक विकास,
शारीरिक विकास में बाह्य परिवर्तन मतलब क्या? ऊंचाई, भार। शरीर के अनुपात में वृद्धि, अनुपात मतलब क्या? वजन के हिसाब से हाइट, अनुपात हो गया ना। जैसे फ्लैग है 2:3, चौड़ाई लंबाई की बात कर रहे हैं, तो यहीं पे है कि उसके अनुपात में वृद्धि होगी। आंतरिक परिवर्तन आयु के साथ होता है, देखा नहीं जा सकता। यही बात बोले हैं ना कि आंतरिक परिवर्तन क्या होता है, देखा नहीं जा सकता। ये छोटे छोटे की पॉइंट हैं जो आपको हाईलाइट करना है। या तो अगर आपकी इतनी अच्छी बुद्धि है कि चीजें याद रख सकते हो तो याद रख लो। मेरा काम तो है पढ़ाने का, आपके लिए ही पढ़ा रहे हैं ना। आपको लगे कि ये पॉइंट हम भूल सकते हैं कि विकास आंतरिक होता है और देखा नहीं जा सकता। आप थोड़े दिन के बाद कहोगे कि विकास आंतरिक क्या हो गया, इसको काहे ने देख सकते हैं, तो फॉल्ट आप में आ गया ना। तो अगर लगता है कि भूल जाएंगे तो हाईलाइट मारो। आनुवांशिक एवं परिवेश का प्रभाव, देखभाल, पोषण, ये सब शारीरिक विकास को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। अगर या तो देखो आनुवांशिकी प्रभावित तो शरीर प्रभावित, परिवेश खराब तो शारीरिक दोष वहां से भी दिखेगा, बच्चा नशा करने लगेगा तो शरीर पे प्रभाव। दूसरा है देखभाल, माँ गई अड्डा पे सुला दी, बच्चा का क्या होता है, गद्दा पे अड्डा पे दोनों का विकास अलग होगा कि नहीं होगा। हमें पोषण, सुबह उठा बासी भात घींच लिया, दोपहर मट्टी खा के घर आ गया, तो पोषण में भी अंतर है ना, देखभाल भी होने चाहिए, तो उससे भी विकास क्या होगा, शारीरिक विकास पे असर पड़ेगा। अब है संवेगात्मक बौद्धिक गुणों का प्रभाव शारीरिक विकास पर पड़ता है। ये जो लिखा हुआ है ये आपको क्लियर हुआ, ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है कि संवेगात्मक बौद्धिक सामाजिक गुणों का प्रभाव शारीरिक विकास पर पड़ता है। यही की पॉइंट आपको क्या करेगा, उठा के दे देगा पॉइंट बना के ऑप्शन में। कहेगा संवेगात्मक बौद्धिक एवं सामाजिक प्रभाव शारीरिक विकास पर एक समान नहीं पड़ते। सही की गलत? गलत हो गया। इसीलिए हम वहां पे बोले कि शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास सभी बच्चों पर एक समान पड़ते हैं क्या? नहीं पड़ते, अलग अलग हो जाते हैं। ऑन द स्पॉट क्वेश्चन कैसा बना, रेडी रहो। कुछ भी कह सकता है, पर हम आपका टेस्ट लगभग 50 सेट लेंगे, इतना लेंगे। और इतना क्वेश्चन इसमें हम इसीलिए पढ़ाते कम, बक्को और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो कि आप लोग क्या करोगे, अलग अलग बच्चे अगर टॉप करते हो तो शायद सबको एक एक किताब भी मुफ्त में मिल जाए। इसीलिए हम कहते हैं कि अलग अलग बच्चे टॉप हो, दम लगाओ। और ये एकदम स्टार्टिंग क्लास है। आज अगर आप रेस में आ गए ना, सब दिन रेस में रहोगे। आज अगर डर पैदा हो गया, आपका जो लिस्ट बन गया ना, आप उसको सच मान लेते हो। आप अगर आप 50 नंबर पे हो ना, तो कहोगे आप मुश्किल है, 49 महान है। इसीलिए अभी जोर लगाओ कि अगर आपका 10 का रेंज रहेगा ना, आप 10 के रेंज में ही रहोगे। आज अगर आपका 100 का रेंज हो गया ना, आप 100 के रेंज में ही रह जाओगे। आपको 90 महान लगने लगेगा। यही होता है, जो बच्चा टॉप करता है ना, वो 2-3 के आसपास ही रहता है। थोड़ा सा गड़बड़ाए कि तुरंत टॉप कर जाएगा। और जो बच्चा पीछे रहता है ना, मस्त मौला हो जाता है। कहोगे कहाँ, कहेगा आप कहाँ, एकदम अलग दुनिया में। कहोगे आज बड़ा तेज जा रहे हो, टेस्ट है, चलो चाय पी के आते हैं, चलो। मतलब क्या हो जाता है कि उसको जो है ना, अपने जीवन के प्रति जो उम्मीद है वो घटने लगती है। बाप कहेगा अबरी होगा, कहेगा आप दे लो, अगर लगता है हो जाएगा तो। मतलब अजीब अजीब से हरकत करने लगता है। इसलिए अपना क्या करो, एक स्टैंडर्ड बना के रखो ताकि आपकी जिज्ञासा बनी रहे। अगर आप 10 के अंदर आते हो ना, जिज्ञासा बनी रहेगी। फेंका जाओगे, लास्ट हो जाओगे ना, और उस लास्ट के रेंज में अगर आप जैसे लोग अगर होंगे ना, फिर कहोगे इसको जब कोई फिक्र ना है तो हमको कौन फिक्र। तो आपको क्या करना है, एक रेंज में रहना है। आगे देखो, आगे चलते हैं। संवेगात्मक विकास, यहाँ पे लिखा हुआ है भय, क्रोध, घृणा, खुशी, आश्चर्य। संवेगात्मक विकास का प्रभाव केवल शारीरिक विकास पर नहीं, सभी पर पड़ता है। ये बात हो गई। आगे देखते हैं कि क्रियात्मक विकास क्या है। व्यक्ति की कार्य करने की शक्ति, क्षमताओं, योग्यताओं के विकास से चलना, बैठना, खेलना। नवजात शिशु ऐसे कार्य में अक्षम होते हैं। नवजात शिशु में क्रियात्मक विकास होगा क्या? होगा, मगर क्या होगा, उस टाइम पे कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि नवजात शिशु किसके सहारे होता है? माँ के सहारे। कभी गोदी में तो कभी पीठ पर।
तो नवजात शिशु में क्रियात्मक विकास कम होंगे, यानी वो न चल सकता है, न बैठ सकता है, न खेल सकता है। पूरी तरीके से किस पर निर्भर होता है? माँ पर। परिपक्वता के साथ इसमें वृद्धि होती है, जैसे जैसे वो परिपक्व होता जाएगा उसमें वृद्धि हो जाएगी। सबसे कम क्रियात्मक विकास कहाँ होगा? छोटे बच्चों में। सबसे कम संवेगात्मक विकास कहाँ होगा? छोटे बच्चों में। सबसे कम शारीरिक विकास कहाँ होगा? छोटे बच्चों में। छोटे बच्चों में शारीरिक विकास, सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों में शारीरिक विकास होता है। देखोगे ना, सर पुल कर रहा है, एक महीना बाद छू गए, यार सर बहुत टाइट हो गया, क्योंकि उसमें जो वृद्धि जो है उस टाइम पे बहुत तेज होती है प्रकृति के हिसाब से। लचीला बच्चा मजबूत हो जाता है, गोदी में लेने वाला हो जाता है, होता है कि नहीं? तो विकास उस टाइम पे बहुत तेज गति से होता है। फिर विकास कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। ये क्या होता है कि धीरे 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 व्यक्तिगत विशेषता, परिवेश, समाज, पर्यावरण, अनुवंशिकी सब पे पड़ता है। भाषाई विकास क्या है? भाषा को संज्ञानात्मक विकास माना गया है। क्यों माना गया है? भाषा सीखनी पड़ेगी ना। आपको कितनी भाषा आता है ये आपका मेमोरी बताएगा ना। आप कभी बोलोगे, आप कभी बोलने लगे यस सर अंग्रेजी आ गया, इसका मतलब है आपके संज्ञान में यस अंग्रेजी भाषा है। तो यहाँ पे देखो, भाषा को संज्ञानात्मक विकास माना गया है। अधिगम भावों, विचारों, भावनाओं को समझता है, यानी भाषा आती है। अगर किसी को बोले इधर आओ और वो नहीं समझा, मतलब उस भाषा उसके संज्ञान में नहीं है। आप आज ही लो मराठी का अखबार और उसमें करो सोलोसल, मोमोमा, सलमान खान, एक आदमी होता है ना तो फिर क्या कह रहे भैया इसमें सो कहाँ है, ये तो मराठी अखबार है। हो गया कि नहीं? शायद उसमें सो को कुछ और बोला जाता हो। हम बोलते हैं को, खो, गो, घो, ए बी सी डी अलग हो गया, अलिफ बे, तो मराठी में भी तो कुछ होता होगा ना। लेकिन ये खोल के क्या कह रहा है? सोलोसल, मोमोमा, सलमान खान, एक तो वैरायटी होता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या पता चला कि भाषा संज्ञान पे निर्भर करती है। आती है तो पढ़ पाओगे, नहीं आती है तो सीखनी पड़ेगी। तो सीखना किस चीज को प्रभावी बनाता है? संज्ञान को। अधिगम के लिए क्या जरूरी है? संज्ञान। भाषा किस पर निर्भर करता है? संज्ञान पर। कहेगा कोई बच्चा किसी भाषा को अच्छे तरीके से बोल पाता है, जबकि कोई बच्चा उसी भाषा में असहज महसूस करता है। निम्नलिखित में से बच्चा का भाषा के प्रति कौन सा क्षेत्र प्रभावी हो चुका है? संज्ञान। एक बच्चा को कहोगे अंग्रेजी में स्पीच दो, कहेगा आज मेरे से नहीं हो पाएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि उसको संज्ञान पता है कि उसके साथ आज गड़बड़ा जाएगा माहौल, वो पीछे हट जाएगा। और एक बच्चा जो भाषा पे अच्छी पकड़ लगता है, शायद वो तैयार हो जाए। तो आपके जो आंतरिक गुण है, आपकी जो नॉलेज है, वो आपके संज्ञान को क्या करता है? प्रभावी बनाता है। आगे है पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, भाषाई विकास के अंतर्गत आते हैं और ये सब संज्ञान के क्षेत्र हैं। दूसरा है कि बोलकर, लिखकर, व्यक्त, पकड़कर एवं सुनकर, क्या पढ़कर, सॉरी यही पे देखो एक बात अभी बताया था ना कि हम व्यक्त कैसे करते हैं? बोलकर और लिखकर। और ग्रहण कैसे करते हैं? पढ़कर एवं सुनकर। बालक 6 माह से 1 वर्ष तक कुछ शब्दों को समझने बोलने लगता है, जैसे पा, पा, मा, मा, धीरे धीरे चीज़ों को सीखने लगता है। वो हो गए क्या? कुछ शब्दों वाले वाक्य। 3 वर्ष में वह कुछ वाक्यों को बोलने लगता है। वाक्य मतलब शब्दों के संग्रह को क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। जब क्या होता है कि बहुत सारे शब्द मिल जाते हैं, उसको वाक्य बोलते हैं, और अक्षरों के संग्रह को शब्द बोलते हैं। जैसे कलाम, को लुमा कमो कलाम, एक शब्द हो गया। लेकिन कहेगा कलाम खाना खाता है, एक वाक्य हो गया। तो शब्द और वाक्य में यही अंतर है। आगे भाषा सीखने का सबसे अच्छा समय प्रारंभिक बचपन का समय। यहाँ से क्वेश्चन बनाया है कि भाषा सीखने का सबसे अच्छा समय कौन है? प्रारंभिक बचपन। कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे देख लेते हैं, फिर कल देखते हैं इसको। यहीं से सारा का सारा क्वेश्चन एक तरफ से उठा दिए थे आपके टेस्ट का। लेकिन हैरानी की बात है कि किसी का 2 नंबर भी आया, एक का तो ईवीएस और सीडीपी मिला के 3 नंबर आया। हम कहें कि क्या गुंडा बनोगे तो क्या गुंडा बनोगे हैं? जब मारते भी अनटक्कर तो 2-3 सही होने का है। तो ये आदत बदलो। क्या भर भी दिया तो 3 आया, शर्म सी आने लगती है तब देख के कि क्या तुम्हारा किस्मत है। ऐसा किस्मत 3 सही हुआ 30 में। यहाँ देखो क्वेश्चन, विकास निर्भर होता है
एवं इसके कारक हैं जो विकास को प्रभावित करता है। तो विकास निर्भर होता है और कारक क्या क्या हो गए जो प्रभावित करता है? क्या कारक हो गए? परिवेश, शारीरिक शरीर, बहुत सारे। तो यहां देखो, विकास प्रगतिशील एवं नियमित होता है। विकास आंतरिक एवं बाह्य कारकों का उदाहरण है। 3, विकास एकीकृत से क्रियात्मक। अब आंसर क्या हो गया? क्या हो गया? 1 2 3, केवल 1 2, केवल 2 3 या केवल 2? अब इसमें नोट्स में आप देखोगे ना तो लिखा होगा प्रगतिशील और नियमित भी। आंतरिक एवं बाह्य कारकों से प्रभावित होता है। अब आंतरिक कारक और बाह्य कारक क्या है? कारक पूछ रहा है, गुण नहीं पूछ रहा। गुण इंसानों में होता है, कारक समाज में होता है। अब इसमें भी अंतर होता है। गुण किस में होता है? इंसानों में, आंतरिक और बाह्य। और इसको सिखाने के लिए कारक कौन बना? समाज, आंतरिक और बाह्य। अब देखो आंतरिक क्या है, अब देखो कारक। बाह्य कारक क्या है? प्रदूषण। प्रदूषण के कारण दम घुटती है आपकी, पर्यावरण खराब है, हवा अच्छी नहीं है वहां के,